नमस्कार। आज हम बात करते हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस जिसको आम भाषा में गठिया-बाई भी बोलते हैं। ये आर्थराइटिस कई प्रकार का होता है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे आम वात के बारे में, जिसकी आधुनिक शास्त्र विज्ञान में इसकी तुलना रूमेटॉइड आर्थराइटिस से की गई है। अब देखिए, मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं आम वात की ही चर्चा करूँगा, आयुर्वेदिक तरीके से ही चर्चा करूँगा। क्योंकि अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोस लेकर के आयुर्वेद के तरीके से अगर हम चिकित्सा करते हैं, तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और मैंने ऐसा ही किया कि तरीका भी मैंने आयुर्वेद के हिसाब से ही लिया कि इसका डायग्नोस का तरीका क्या होना चाहिए, और ट्रीटमेंट का तरीका भी मैंने आयुर्वेद के हिसाब से लिया। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब मैं एमडी कर रहा था, तो एमडी करने के दौरान मेरा रिसर्च का जो टॉपिक था वो आम वात ही था, और जिसमें रिसर्च के दौरान बहुत सारे लोगों को चमत्कारिक लाभ प्राप्त हुए और बहुत सारे लोग ठीक भी हुए। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं इसके बाद चर्चा करूँगा। आम वात ये बहुत ही कष्टदायक रोग है। ये किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है, और ये भी देखा गया है कि ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है। और किसी किसी परिवार में तो ऐसा भी देखा जाता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। तो देखिए, ये जो आम वात है, यानी इसमें दो डिजीज एक साथ हैं, आम और वात दोनों जब प्रकोपित हो जाते हैं, दोनों ये प्रकोपित होकर के जब हमारे कोष्ठ में, त्रिक प्रदेश में और संधियों संधियों में, छोटी छोटी संधि है या बड़ी संधियों में जाकर पूरे शरीर को स्तब्ध कर देते हैं, तो उस अवस्था को आम वात कहते हैं। अब जानते हैं इसके कुछ जनरल सिम्टम्स के बारे में कि इसके सामान्य लक्षण क्या हैं। इसके सामान्य लक्षण देखें तो इसमें बॉडी एक, यानी शरीर में, पूरे शरीर में दर्द मिलता ही है। पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और कई बार पेशेंट को इतना ज़्यादा बुखार हो जाता है कि पता ही नहीं चल पाता है कि किस वजह से बुखार हो रहा है, और पेशेंट को बुखार की दवाई देते रहते हैं डॉक्टर्स, लेकिन वो फिर भी सही नहीं हो पाता है। और इंडाइजेशन भी इस पेशेंट को हमेशा मिलता ही है। और इसके साथ साथ जो हमारी छोटी छोटी संधियां हैं, जो जॉइंट्स हैं या फिर बड़ी संधि हैं, यहाँ पर सूजन हमेशा मिलती है। ये तो बात हुई सामान्य लक्षण के बारे में, जनरल सिम्टम्स के बारे में। लेकिन जब ये पूरे शरीर में फैल जाता है, यानी ये क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है, तब जो ये हमारे हाथ हैं, पैर हैं, थाई रीजन है, नीज हैं, ये सारे संधियों में जाकर के बहुत ज़्यादा वेदना उत्पन्न करता है। वेदना मतलब दर्द उत्पन्न करता है, और सारी संधियों में ये सूजन हो जाती है। और दर्द भी इतना भयंकर होता है, जिस तरह से एक बिच्छू काटने पर दर्द होता है, इसी प्रकार का दर्द पेशेंट को होता है। असहनीय पेशेंट को दर्द होने लग जाता है। पेशेंट की भूख खत्म हो जाती है, मुख से राल आने लगता है, पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है पेशेंट को, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेशाब भी आने लग जाता है। और ये उल्टी आना, चक्कर, बेहोशी और कब्जी तो पेशेंट को बनी ही रहती है। और जब ये बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है, तो पेशेंट के हाथ पैर ऐसे अकड़ जाते हैं, ऐसे ही रहते हैं, फिर उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाते हैं, जिसे स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। और इस तरह से टेंडन्स और मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, पेशेंट के हाथ फिर सीधे ही नहीं हो पाते, ऐसे टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, आधुनिक शास्त्र में अभी तक इसका कोई निर्णय ही नहीं हो पाया है कि ये होता कैसे, इसके हेतु क्या हैं, कारण क्या हैं। कोई बोलता है कि ये बैक्टीरिया से होता है, कोई बोलता है कि ये किसी वजह से। अभी तक इसका आधुनिक शास्त्र में कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन आयुर्वेद में आचार्य माधवकर जी ने, आचार्य भाव प्रकाश जी ने योग रत्नाकर में बहुत अच्छा इसका सुंदर वर्णन मिलता है, इसके हेतुओं का वर्णन मिलता है। वे इसके वर्णन में आचार्य भाव प्रकाश जी ने कहा है कि विरुद्ध आहार सेवन से, विरुद्ध आहार जैसे मतलब जब कोई दूध, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई दूध पीता है, तो दूध के साथ कोई नमकीन चीज़ों का या नमक का सेवन करता है, या फिर जो मछली खाने के आदी होते हैं तो वो उसके ऊपर दूध का सेवन करते हैं, या फिर जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाते हैं, इस तरह के जो विरुद्ध आहार हैं उनका सेवन करता है।
और विरुद्ध चेष्टा यानी गलत प्रकार की चेष्टाओं को करता है, या फिर जिसकी अग्नि हमेशा मंद ही रहती है, पेट की अग्नि हमेशा मंद रहती है उनको, या फिर जो अपने शरीर की बिल्कुल भी चेष्टा ही नहीं करते हैं, अपने शरीर को जरा सा भी श्रम नहीं करने देते हैं, व्यायाम नहीं करने देते हैं, उनको होता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो ज़्यादा ऑयली खा लेंगे, ऑयली खाने के बाद या फिर ज़्यादा घी का सेवन करने के बाद वो क्या करते हैं कि व्यायाम करने लग जाते हैं, एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कुछ कारण बताएं, इनका बहुत सुंदर मैकेनिज्म बताया कि ये कैसे कैसे होता है। आयुर्वेद में बहुत सुंदर इनका मैकेनिज्म वर्णन मिलता है। और अब बात करते हैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। देखिए, जब ये आमवात काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, लंबे अवस्था तक चला जाता है, कई सालों बाद इसमें पेशेंट को डिप्रेशन जैसे कॉम्प्लिकेशंस मिलने लग जाते हैं, पेशेंट स्ट्रेस में आ जाता है, पेशेंट की हाइपर एसिडिटी मिलने लग जाती है, हाइपर टेंशन हो जाता है पेशेंट को, और जैसे हाइपर एसिडिटी मिलते तो उसे ड्यूडेनल अल्सर तक भी मिलने लग जाते हैं। और इस प्रकार से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस, और पेशेंट को फीवर भी बहुत ज़्यादा रहता है और इसका कारण ही नहीं मिल पाता कि फीवर हो क्यों रहा है। और इसके साथ साथ कार्डियक डिजीज़ इसमें मेन है। आचार्य माधवकर ने निदान में बहुत पहले से वर्णन करके रखा है कि इसमें कार्डियक डिजीज़ होती ही होती है, और डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, काफ़ी क्रोनिक कंडीशन में जाके हाथ पैर उंगलियां ये टेढ़े मेढ़े हो ही जाते हैं। अब बात करते हैं चिकित्सा सिद्धांत के बारे में। अब चिकित्सा सिद्धांत के बारे में बात करें तो आचार्य चक्रदत्त जी ने 25 नंबर के चैप्टर में इसका चिकित्सा सिद्धांत का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्ती च आम मारुते सैंधवादिन अनुवासस्य छार बस्ती प्रशस्यते। तो ये जो चिकित्सा सिद्धांत है, मैंने इसी की तरह से ही चिकित्सा किया, और बहुत सारे जो रोगी हैं उनको बहुत सुंदर लाभ मिले हैं, बहुत चमत्कारिक लाभ मिले हैं, जो बहुत दूर दूर तक अपनी चिकित्सा करा के आए हैं, जो रोमेटोलॉजिस्ट को भी दिखा कर आए हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिला था, वो इस आयुर्वेदिक चिकित्सा से ठीक हुए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, कुछ रोगी मेरे साथ हैं यहाँ पर, उनसे हम चर्चा करते हैं। अच्छा बेटा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमंग पांचाल है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 16 साल है। उम्र 16 साल के हो आप। अच्छा, क्या परेशानी होती थी आपको? मेरे को परेशानी होती थी कि एक तो बुखार रहता था और जोड़ों में दर्द। अच्छा। और सूजन भी रहती थी। अच्छा, चल फिर पा रहे थे आप? नहीं, चल फिर नहीं पा रहा था। ये कितने दिन की बीमारी थी आपको? ये 5-6 सालों की बीमारी थी। अच्छा, तो आपने फिर किसी को दिखाया नहीं था जब 5-6 सालों से इलाज चल? डॉक्टर को दिखाया पहले, दिल्ली, मेरठ, जयपुर, सब जगह दिखाया। अच्छा, फिर डॉक्टर क्या बताते थे? डॉक्टरों ने दवाई दी थी उसकी, बुखार की। खाली बुखार की दवाई पता ही नहीं लगता था डॉक्टरों की बीमारी क्या है। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद जब इतने दिन से आप खाली बुखार की दवाई खाते आ रहे थे? बुखार की दवाई देते डॉक्टर, और फिर कहते न। अच्छा, और फिर जब मेरा पता चला तो आप यहाँ पे आ गए दिखाने के लिए? हाँ, जब मैं फिर उसके बाद मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया आपको? आपने पहले तो दवाई चलाई कुछ दिन, और फिर वस्ती का ट्रीटमेंट दिया, पंचकर्म ट्रीटमेंट। अच्छा, आपको मैंने ये बताया था कि बीमारी क्या है आपको? आपने बताया था कि आम बात है। आम बात समझ में आ गया था आपको? हमें समझ में नहीं आया था कि आम बात क्या है। घर वालों को आ गया था समझ में? नहीं। अच्छा, जब आम बात हमने आपको बता दिया तो आयुर्वेद पे विश्वास कैसे हुआ आपको कि ये आम बात है? और 16 दिन में ही आराम लगना चालू हो गया था। अच्छा, कैसा आराम लगना चालू हो गया था? सूजन उतरने लगी थी, दर्द भी कम होने लगा था, बुखार न चढ़ रहा था, चल फिर पा रहे थे। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जब बस्ती ट्रीटमेंट बताया तो बस्ती कितने दिन चली आपकी? बस्ती चली 15-16 दिन। अच्छा, फिर उसके बाद फिर रिपीट हुई, दवाई देने के बाद फिर रिपीट हुई। फिर उसके बाद से आप एकदम ठीक हो गए हो? हाँ। अच्छा, उसके बाद कोई परेशानी हुई आपको? नहीं, अब तो मैं नॉर्मल हूँ, बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो, अच्छे से चल पा रहे हो, उठ पा रहे हो, कहीं सूजन नहीं होती? नहीं। कोई परेशानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल कुछ परेशानी। अच्छा, ठीक। हाँ जी भाई साहब, अपना नाम बताइए आप। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम रमेश शिंदे है। कहाँ के रहने वाले हो आप? वैसे तो मैं महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ। जी।
यहाँ अमीनगर सराय में काफ़ी साल से रहता हूँ। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 47 साल। अच्छा, क्या परेशानी होती थी आपको? परेशानी मेरी ये है सर, मेरे तो सारे शरीर में अकड़ाहट रह थी जी हाथों पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द रहता, जी। करीब करीब सारे शरीर में ही दर्द रहता है। और शरीर भी ऐसा? अकड़ जाता था, जैसे डंडा हो, डंडे की तरह अकड़ के। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद आपने कहाँ दिखाया? काफ़ी जगह दिखा चुका था मैं, जैसे दिल्ली गया, मेरठ गया, बिजनौर गया, अम्बाला गया, और काफ़ी महाराष्ट्र में भी कई जगह दिखा चुका था। अच्छा अच्छा। आराम उतना ही लगता था जितने दवाई का हो। अच्छा, फिर तो वही इतने साल से दिखा रहे थे तो टेस्टिंग भी काफ़ी की होगी आपकी? टेस्टिंग करी थी सर मैंने। अच्छा अच्छा। टेस्ट में कुछ नहीं पता चला? जी नहीं पता चला। डॉक्टर क्या बताते थे कि आपको क्या है? डॉक्टर लोग कभी बताते हैं भाई, कोई गठिया बाई बताता है, कोई हड्डियों का बताता था, कोई नसों का बताते थे। तो ठीक तो मुझे किसी ने बताया नहीं। फिर उसके बाद हमारे बराबर में एक सज्जन है, सचिन भैया नाम है जिनका, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर सुदीप सर के बारे में बताया था। तो मैं उनसे जाके मिला, मैंने उन्हें अपने सारे कागज भी दिखाए, सारी स्थिति समझा दी। समझाने के बाद उन्होंने देखा, चेक करके जब उन्होंने बताया था कुछ आम वात वगैरह कुछ। तो आम बात आप समझ गए थे तब? जी नहीं, मैं आम वात के बारे में नहीं समझ पाया था। कभी नाम भी नहीं सुना था? जी नहीं सुना था। अच्छा, तो फिर आपको विश्वास कब हुआ कि भाई मुझे इलाज कराना चाहिए? मैंने जैसे सर से बात करी और उनकी बातें सुन के जो है मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि भाई हाँ, मेरे शरीर में जो परेशानी है वो डॉक्टर साहब समझ रहे हैं। तो वो देखते हुए मैंने सोचा कि भाई एक बार इलाज करा के देखते हैं। अच्छा, तो क्लिनिक से कितना दूर है आपका घर? ये करीब 500 मीटर दूर मान के चलो। अच्छा, तो नॉर्मल आदमी को आने में? जब मैं शुरू में आया था तो मुझे 1 घंटा 10 मिनट के करीब लगी थी यहाँ तक आने में। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब मैं स्थिति में हूँ कि कम से कम अपने घर पे जिले में ऊपर रहता हूँ, तो चढ़ना उतरना हो गया, बाजार में काम धंधा करना हो गया, तो ये सब काम मेरे हो रहे हैं। पर एक समय ऐसा था कि मेरे हाथ में पानी का गिलास भी नहीं रख पाता था। अच्छा अच्छा। तो जब आपका इलाज शुरू हुआ तो आपको कितने दिन में आराम लगना शुरू हो गया था? ये करीब 15-20 दिन बाद जो है मुझे आराम लगना शुरू हो गया था। अच्छा अच्छा। तो इलाज में क्या क्या हुआ आपका? पंचकर्मा ट्रीटमेंट हुआ? पंचकर्मा ट्रीटमेंट करा था मैंने। पंचकर्मा में कुछ याद है क्या करा था? तेल की मालिश होती है या सिकाई होती है, भाप देते हैं, कि वो दवाई है, और बस्ती वगैरह ये सब कराता है। तेल की मालिश तो बाद में शुरू करी थी, पहले तो दवाइयाँ चलाई थी? दवाई चलाई थी कुछ दिन, दवाइयों के बाद जो है फिर पंचकर्मा भी शुरू करा। अच्छा, तो अभी आप एकदम ठीक हो? अच्छा, तो कुछ कहना चाहोगे और आप? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा, मुझे आयुर्वेदिक से काफ़ी फायदा हुआ। मेरा नाम अतुल शर्मा है, मैं लाल कुर्ती मेरठ में रहता हूँ और मुझे रोमेटिक आर्थराइटिस है और ये मुझे लगभग बचपन से है। मुझे इस बारे में पता नहीं था। पिछले साल जब मैंने अपने एक्सरे वगैरह कराया और डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे रोमेटिक आर्थराइटिस है और फिर उस डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है और इससे मैं काफ़ी निराश हो गया। फिर आखिर में मैं डॉक्टर साहब के पास आया तो उन्होंने कहा कि भाई इसका इलाज है, मुझे आम बात है और इसका इलाज धीरे धीरे हो जाएगा। और आज मुझे 6 महीने हो गए दवाई खाते हुए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं। पहले मेरे हाथ नहीं उठते थे, आज मेरे पूरे हाथ उठ रहे हैं दोनों तरफ से और मेरे पैरों में दर्द होता था, मेरे पैर भी बिल्कुल सही हैं। डॉक्टर साहब की दवा खाने के बाद मुझे बहुत आराम मिला है। और एक बस्ती ट्रीटमेंट के लिए कहा था, लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा। बस्ती ट्रीटमेंट के लिए समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। 2 महीने से हम एक खुलने का इंतजार कर रहे हैं जिससे बस्ती ट्रीटमेंट चालू हो जाए। और आप किस कंपनी में जॉब करते हैं? मैं मैनकाइंड फार्मा में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो मैनकाइंड की दवाइयाँ भी खूब खाई? मैनकाइंड की दवाइयाँ भी मैंने बहुत खाई पर किसी से कोई आराम नहीं मिला। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और कुछ कहना चाहेंगे आप किसी को? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिसको भी बीमारी है पहले डॉक्टर साहब से आके मिले, क्योंकि और जगह तो आपको मना कर दिया जाएगा कि कोई इलाज नहीं है, पर यहाँ आपको पूरा इलाज दिया जाएगा और पूरा संतुष्ट करके भेजा जाएगा।